हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम फंक्शन को हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था और आज भी हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो क्या कहते हैं, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास y = fx कुछ लिखा हो तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। जहाँ पर आपके पास x क्या होता है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और यहां आपके पास y क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहां जो f होता है ये ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर आप समझ गए होंगे, जो ऑपरेट करता है। कहने का मतलब हमारे पास सीधा सिंपल सा आपके पास ये है कि अगर हम x को कोई भी वैल्यू देंगे तो वो fx के अंदर रखी जाएगी और fx की जो वैल्यू आपको निकाल के देगा वो वैल्यू आपके पास किसकी बनेगी, y की वैल्यू बनेगी। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम x की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, और y की बात करते हैं डिपेंडेंट के वेरिएबल्स के साथ, तो y डिपेंड किस पे हो गया, x पे हो गया। तो यहाँ x स्वतंत्र है। जैसे मैं कहता हूँ लेट माना कि y = fx और fx को मैंने मान लिया x², ठीक। मैंने कहा कि एक आपके पास फंक्शन मैंने दे दिया fx = x² और आप x को वैल्यू दे हुए हैं। तो x को आपने 1 वैल्यू दी तो y बराबर आपके पास जो x² था क्या वैल्यू मिली, या fx आपने रखा तो आपने वैल्यू मिली कि y1 का मतलब y के सदिश में लिखा जाता है। अगर हम इसे सही से तरीके से लिखें तो ये लिखते हैं y(x), यहाँ x सदिश में आता है तब f(x) लिखा जाता है। तो y1 का मतलब क्या, x की वैल्यू किस पे, y1 पे, तो y1 बनेगी, क्या बनेगी, x के स्थान पर 1 आएगा तो वैल्यू कितनी आई, 1। और हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं f1, अर्थात y1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f1 और f1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरीके से अगर हम आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y2, अर्थात x की 2 वैल्यू पे। अगर x = 2 पे हमसे कोई वैल्यू पूछे तो y2 निकलेगी और क्या बनेगी, 2 की पावर आपके पास 2 बनेगी और f(2) बनेगी। तो हम कह सकते हैं y2 अर्थात सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो f2 होगी और वो वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो हम इसे क्या कहते हैं, इसी को हम फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए और आगे की बात करते हैं। अगर कोई हमसे कहे कि भैया एक आपके पास सेट A है, एक सेट आपके पास B है, अब सेट A से सेट B पर आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए हम किसकी हेल्प से पहुंच रहे हैं, कि सेट A से सेट B पर किसकी हेल्प से पहुंच रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि जब हम सेट A को सेट B में हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास जो सेट A के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं, हम सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट में दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपके दिमाग में दो चीजें आई कि कौन है जो सेट A से सेट B पर पहुंचा रहा है, तो कोई तो होगा, उसी का नाम हमने दे दिया F। वो क्या है, F है। F क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। किसे ऑपरेट कर रहा है, A को, A से B पर पहुंचने के लिए। जैसे हमने कहा 1 2 3, अब 1 की इमेज कौन लेके जा रहा, 1 एलिमेंट कौन लेके जा रहा है, F लेके जा रहा है। तो F क्या लेके जाएगा, अपने अंदर बैठा के लेके जा रहा है। फंक्शन आपके पास क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास fx = x² फंक्शन है। तो जैसे ही f1 आपके पास इसके अंदर हुआ तो 1 का स्क्वायर होगा, अर्थात 1 का स्क्वायर। तो कौन हो गया, 1 एलिमेंट कहाँ मिला हमें, सेट B के अंदर मिला। ऐसी जब से हम 2 लेके गए तो f(2) लेके कौन गया, 2 किस कहाँ रखा गया, अंदर आपके पास f2, तो क्या बना आपके पास 2 की पावर 2, अर्थात क्या बनेगा 4। तो 4 कहाँ मिलेगा आपको, सेट B में। इसी तरीके से आपने f3 रखा, x = 3 रखा तो f3 बना, 3 का स्क्वायर करा तो आपके पास कितना बना, 9 बना। अब देखिए 1 2 3 जो आपके पास एलिमेंट थे ये तो सेट A बन गया। सेट A के अंदर एलिमेंट कौन हो गए, 1 2 3, और सेट B के अंदर एलिमेंट कौन हो गए, सेट B के अंदर एलिमेंट हो गए 1 4 9। और फंक्शन कौन है जो ऑपरेट काम कर रहा है, वो है आपके पास fx। और उस fx किसके इक्वल है, क्या काम है, x², अर्थात x की जो भी वैल्यू आप दोगे वो x² करेगा। तो fx की जो इमेज मिलेगी वो किस में मिलेगी, x² में मिलेगी। सिंपल सी बात है। ये हमारे पास बना। डिफरेंट टाइप के फंक्शन बनेंगे, वो डिफरेंट टाइप्स के हम बात भी करेंगे। चलिए अब यही बात कर लेते हैं। जब आपने सेट A के एलिमेंट लेके आपको सेट A के एलिमेंट फंक्शन में आपने रखना स्टार्ट किया तो वे क्या हुए, स्वतंत्र है। आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो वे क्या है, स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो हमने बात करी थी वो कौन होंगे, x होंगे। x होंगे तो क्या कहेंगे, वे आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे।
और इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो आपके पास डोमेन कहलाएंगे। सिंपल सी तरीका। तो हमने क्या देख लिया कि डोमेन हमें पता चल गया। कौन है डोमेन, सेट ए के एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे। अब जिसके अंदर हम देख रहे हैं सेट बी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपके पास y की वैल्यू मिली, तो ये क्या मिल रही है आपके पास बी सेट में y की वैल्यू, तो हम कहेंगे ये सेट कौन हो गया, ये आपके पास डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट। और इसे क्या कहेंगे हम, कोडोमेन। दो चीज हमें यहां से आराम से मिल गई, डोमेन और कोडोमेन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रेंज क्या होगी। तो हमने क्या सीखा कि वन एलिमेंट x का था, तो हमारे पास उसकी रेंज इमेज क्या मिली, 1 मिली। किस फंक्शन की हेल्प से, fx=x²। तो हमारे पास रेंज क्या हो गई, 1 की रेंज होगी हमारे पास 1, 2 की रेंज होगी 4 और 3 की रेंज होगी हमारे पास 9। इस तरीके से हमने रेंज देख ली, डोमेन काउंट कर लिए और कोडोमेन हमने जान लिए। तो क्या सीखा हमने, 3 चीज सीखी। डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, और फंक्शन आपके पास कैसे बनाया जाता है, ये हमने सीखा। अब रही बात लिखने की, तो हम डिफरेंट टाइप से हम फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका आपके पास ये था कि ए से लेकर बी पर आप पहुंचे, आप इस तरीके से लिख पाए। दूसरा तरीका आपके पास ये है, यहाँ लिख देता हूँ f ए से लेकर आपके पास बी। यहाँ भी वही काम होगा जो यहाँ होगा, ये भी फंक्शन है और ये भी आपके पास फंक्शन का बिहेव करेगा। ठीक, अब कोई अगर हमसे कहता है y=fx, ये भी हमारे पास फंक्शन है। तो हमारे पास चाहे इस टाइप से लिखा हुआ मिले, चाहे आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ मिले, या आपके पास इनमें से तीनों में से किसी भी टाइप से आपको मिलता है, तो क्या कहलाता है, फंक्शन ही कहलाता है। चलिए अब हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जिसे हम बार बार कह रहे थे, रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसकी हम बात भी करने वाले थे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है, यही इसकी कहानी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, जो आपके पास डोमेन होंगे, डोमेन की इमेज आप कोडोमेन में देखोगे। ठीक, देखोगे आराम से, जब आप देखोगे तो वहां पर रेंज इमेज देखने को मिलेगी। जो इमेज होगी वही आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन बनती है। कैसे, अगर आप किसी भी एलिमेंट की रेंज बता पा रहे हो, तो वो फंक्शन आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अर्थात रेंज ऑफ ए फंक्शन इक्वल क्या कहलाएगी आपके पास, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो रेंज होगी वो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, रेंज किसकी मिलती है, जिसके डोमेन, और डोमेन अगर है तो क्या बनेगा, कोडोमेन। अगर कोडोमेन बनेगा तो क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो वो फंक्शन क्या बनेगा, वो फंक्शन बनेगा आपको रियल वैल्यूड फंक्शन बनेगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे की ओर। आइए, तो आइए बात करते हैं, फिर फंक्शन से ही शुरुआत करते हैं। जैसे हम अब बात करते हैं f r से लेकर r। तो क्या हुआ, r क्या है, यहाँ पर डोमेन है, और r कौन है, यहाँ पर रियल नंबर है। रेंज क्या है आपके पास, रेंज आपके पास है रियल नंबर है, इसे क्या कहेंगे, कोडोमेन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि रियल नंबर से रियल नंबर पे आपके क्या हो रही है, फंक्शन बन रहा है। तो हम कहेंगे ये क्या कहलाएगा आपके पास, रियल वैल्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं इसे। क्यों कहेंगे हम, क्योंकि रियल नंबर की इमेज रियल नंबर के अंदर देखी जा रही है, और रियल नंबर की जो आपके पास रेंज होगी वो रियल नंबर के अंदर होगी, तब भी हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। या क्या कहेंगे, ये आपके पास रियल फंक्शन होगा। उसके बाद अगर वो कोई कहता है कि f(x) इक्वल टू आपके पास r, वेयर जहां पर x आपके पास सबसेट है किसका, r का। तो r का मतलब r के कुछ एलिमेंट आपने लिए, लेने के बाद आपने यहाँ डोमेन में रखे, उनकी इमेज आप रियल नंबर में देख रहे हो, तब भी आपके पास क्या कहलाएगा कि f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। तब भी f क्या कहलाएगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही कहलाएगा। चलिए अब मैं और एक बात करता हूँ। जैसे अगर आपसे कहे या कोई हमसे कहे कि f(z) आपके पास नेचुरल नंबर से r, तो हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर को किस पे देख रहे हैं, रियल नंबर पे देख रहे हैं। तो फंक्शन कैसा हो रहा है हमारा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। क्यों, नेचुरल नंबर ये 1 2 3, और हम किस में देख रहे हैं, रियल नंबर में,
इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरीके से हमारे पास बनेंगे। बट हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से किस पे कर रहे हैं, वो आपके पास रियल नंबर पे देख रहे हैं। देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट या एक आपके पास सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं उन सेट की इमेज किसी दूसरे सेट के अंदर देखना, वो भी आपके पास क्या कहती है, मैपिंग कहलाती है। और मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण होता है, और प्रतिचित्रण और फंक्शन लगभग सेम जैसा बिहेव करते हैं। तो देखिए आपसे कोई कहे कि फंक्शन किसे कहते हैं, आपसे कहे कोई मैपिंग किसे कहते हैं, तो आपके पास ये सारी कहानी एक जैसी चलती है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। आगे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन से हम समझते हैं और फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है और नेचुरल नंबर के सेट के साथ साथ हमारे पास फंक्शन भी दिया है और कहा गया है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आपको चलना है। और साथ में ये भी कहा गया है कि f(x) इक्वल टू आपके पास 2x+1 है। और साथ में हमें एक टेबल दी गई है और टेबल को हमें कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए उसके साथ उसने कहा कि ये आपके पास होगा, क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन भी इसी में से निकल के आ रहा है सब। पहले हम बात करते हैं कि उसने क्या दिया है। पहले दिया है उसने आपके पास ये सिंपल सी तरीके से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ इजीली माइंड से। नेचुरल नंबर से हम नेचुरल नंबर पे चले, ठीक। अब नेचुरल नंबर में कौन होते हैं ये तो सभी जानते हैं भाई। तो आपके पास क्या 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर कितने आएंगे, नेचुरल नंबर में। बट हमें क्या लेने हैं नेचुरल नंबर, कोशिश करें हम 7 तक पहुंचे, तो हम 7 ही क्यों ना ले, 5 6 7। चलिए 7 हमने नंबर ले लिए। हमने आपसे ये भी कहा था कि जो आपके पास डोमेन है, ये डोमेन क्या है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट के साथ साथ ये भी आपसे कहा कि भैया ये आपके पास x के एलिमेंट हैं, अर्थात x की तरह से बिहेव करेंगे। तो ये जो आपने रखे ये क्या हो गए, डोमेन। और डोमेन ही क्या हो गए आपके पास, ये हो गए हमारे पास x के एलिमेंट। सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं, ये सारे के सारे x के एलिमेंट। अब हम यहाँ से चले, कौन चला, f चला, कहाँ से लेके चला, यहाँ से। किसकी हेल्प ली, f1। और फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन है यहाँ लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू x प्लस आपके पास 1, x+1, ठीक है। और साथ में 2x है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल टू 2x+1। सबसे पहले वो यहाँ से 1 लेके चला और यहाँ हमने रखा 1, तो क्या बना 2 प्लस आपके पास 1, अर्थात कितनी वैल्यू आई 3। अब आप देखिए नेचुरल नंबर तो यहाँ भी रखे होंगे, अब यहाँ नेचुरल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट की तरह से जाएंगे, बात ही नहीं कर रहा। 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बहुत सारे नंबर जाएंगे। अब जैसे आपने कहा कि f1 और f1 की वैल्यू आपने कहा कितनी आई भैया, f1 की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 3। तो 3 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। तो आपके पास क्या होगी, 1 की इमेज कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक। इसी तरीके से आप 2 भी देखिए, तो आपने 2 की इमेज देखी तो 2 × 2 आपके 4 + 1 अर्थात 5। तो हमें पता चला 2 की इमेज कितनी हो गई, 5, ठीक। ऐसे हम चले आगे, f3 3 की इमेज देखी तो 3 × 2 6, 6 + 1 अर्थात कितनी हुई 7। 3 की इमेज कौन हुई 7, ठीक है। 4 की इमेज देखी f4 तो आपके पास 8 + 1 अर्थात 9, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना इजीली। तो आपके पास 4 की इमेज कौन हो गई 9 हो गई, ओके। अब बात करते हैं 5 के साथ। तो 5 आपके पास है f5 की इमेज कितनी होगी 10 + 1 इक्वल टू आपके पास 11, ठीक है। तो 11 आपके पास है। चलिए 11 आप यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिखे, चलिए यहीं लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत है। ये आपके पास 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, तो 5 की इमेज कौन हो गई, ये 11 होगी। इसी तरीके से 6 की इमेज निकालेंगे, तो f6 की इमेज कितनी होगी 6 × 2 12 + 1 अर्थात 13 होगी। तो ये किसकी होगी 13, चलिए 13 लिख देते हैं सीधा। इसी तरीके से 7 की इमेज क्यों होगी, ये हो जाएगी 15। तो इस तरीके से हमने सबकी इमेज निकाली और ये नेचुरल नंबर के अंदर रखी थी, और भी बनेंगे आगे नेचुरल। चलिए तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर कौन कहलाएंगे, कोडोमेन होंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को हम कहते हैं, तो डोमेन अगर हमसे पूछे कि इस फंक्शन के अंदर डोमेन कौन होंगे, डोमेन होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक 7 तक। और अगर कोई हमसे पूछे कि कोडोमेन कौन होंगे, तो सिंपल सा है ना, कोडोमेन तो हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो लिखे हुए हैं। अब अगर कोई हमसे कहे भैया रेंज बता दीजिए आप,
तो रेंज क्यों क्या बताएंगे हम, रेंज वो बताएंगे 1 की रेंज कितनी है 3, ठीक, 2 की रेंज कितनी थी 5 और 3 की रेंज कितनी थी हमारे पास 7। रेंज का मतलब होता है कौन सा एलिमेंट कहाँ तक जा सकता है, उसकी लिमिट वहां तक है, उससे आगे वो जा ही नहीं पा रहा। तो 3 की रेंज क्या हो गई 7, 4 की रेंज क्या हो गई सिंपल सी आपके पास 9। इसी तरीके से आपके पास 11, 13 और 15 ये क्या कहलाएंगे आपके पास रेंज कहलाएंगे। आप इन्हीं को आप इसी टेबल में भी रख सकते हो और रेंज जैसी आपको मिल जाती है फंक्शन की तो वो फंक्शन क्या बन जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन में काम आता है, मतलब उसका नाम हम कह देते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब बात रही इस टेबल की भरने की, तो देखिए 1 की रेंज कितनी आई थी हमारे पास, 1 की रेंज आई थी हमारे पास देखिए 3, 2 की रेंज क्या आई थी हमारे पास 5, 3 की रेंज आई थी 7 और 4 की 9, 5 की 11, 6 की आपके पास 13 और 7 की बनी 15। इस तरीके से हमने इजीली करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया और टेबल भी क्या कर ली कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़े कूल माइंड से समझिए, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। तो आइए चलते हैं आगे, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। अगर मैं आपको इजीली बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, पर हम कुछ बेसिक फंक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे अगर हम बात करें किस तरीके से, ये देखिए पहले हम बात कर लेते हैं जो कि आपके बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पहला फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। अब बात करते हैं इसी के साथ दूसरे फंक्शन की। दूसरा फंक्शन होता है आप ही के बुक के अकॉर्डिंग होता है कांस्टेंट फंक्शन। चलिए कांस्टेंट फंक्शन नेक्स्ट आता है इसी में आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद बात करते हैं, आपके पास आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या आता है, रेशनल फंक्शन के बाद आता है मॉडुलस फंक्शन। चलिए इधर लिख देता हूं मैं मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है मॉडुलस फंक्शन के बाद आता है सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, चलिए सिग्नम फंक्शन हुआ। और एक फंक्शन बचता है जो कि आपके बुक्स में ही है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए कहाँ लिखे हम, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो कि फंक्शन है आपकी बुक्स में। पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए पहला फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, नेक्स्ट रेशनल फंक्शन, फिर आपका मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और लास्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम बार बार फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में बता भी तो दीजिए सर। तो हम क्या करें, फंक्शन हम पढ़ के आए हैं, फंक्शन का मतलब क्या, एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, हम इस तरीके से जो भी डिफाइंड करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास एक फंक्शन कहलाएगा। चलिए ये बात समझ में आई। अब आपने कहा कि सर हम तो ये कहते हैं कि y बराबर एफ एक्स आपके पास है, और आपने कहा सर x जो है हमारा रियल नंबर से है, तो ये y आपके पास जो इमेज मिलेगी किस में देखने को मिलेगी, ये भी R में मिलेगी, अर्थात कोडोमेन में देखने के लिए मिलेगी। चलिए अब मैं आपसे ये कहता हूँ, सबसे पहले हम बात किसकी करें,
जैसे हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी की फंक्शन की, तो आपने भी कहा होगा आइडेंटिटी, और आप जानते भी होंगे आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक जगह फिक्स है आपके पास, कि आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू वापस वही वैल्यू निकल के आएगी, वो किसी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, अपनी वैल्यू अपने आप वही दे के जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं फंक्शन इसके साथ कि हमने कहा एफ सच दैट आर से लेकर आर, सिंपल, और y बराबर एक फंक्शन हमने लिया और y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू हमने x रखी। अगर ऐसा फंक्शन आपके पास है कि y बराबर एफ एस और एफ एक्स की इक्वल टू एक्स, और x ये बिलोंग करता है, ये वाला x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर r के अंदर, अर्थात इस वाले r के अंदर। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि उस फंक्शन की वैल्यू जो x है वही आपके पास मिलती है। जैसे देखिए हमने कहा f1 की वैल्यू 1, हमने कहा f2 की वैल्यू 2, हमने कहा f3 की वैल्यू 3, तो ये क्या बन रहा है कि जैसी वैल्यू यहाँ है वैसी इमेज, जैसा डोमेन वैसा कोडोमेन, जैसा आपका डोमेन वैसी उसकी रेंज। तो कहने का मतलब क्या, वही वैल्यू आपके पास मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, एक आइडेंटिटी फंक्शन बस कहलाएगा। बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाने वाला कौन, आप हो गए ना, तो आप बाइक चला रहे हो ना, तो आप क्या काम कर रहे हो, उसे ऑपरेट कर रहे हो ना, तो आप कौन होंगे, फंक्शन होंगे। जैसे आप एक्सीलेटर करते हो तो वो क्या हो गया, आपका एक्स हो गया ना, जितना एक्सीलेटर करोगे उतनी तो आपके पास स्पीड बनेगी उस बाइक की। ठीक, अब आपने कहा कि मैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ काम करूंगा, मैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अपनी बाइक चलाऊंगा, अर्थात 40 किलोमीटर पर आवर्स के से ज्यादा नहीं होगी, ना इससे कम होगी। तो आपने क्या किया, अपने फंक्शन को 40 किलोमीटर की स्पीड पे कंप्लीटली बांध के रख दिया। ठीक, तो आपने क्या किया, फंक्शन आप ऑपरेट कर रहे हो बाइक को जैसे ही ऑपरेट कर रहे हो, तो आपने जो एक्सीलेटर काम कर रहा है हाथ से, वो आपका फंक्शन एक्स काम कर रहा है। जैसे ही एक्स काम कर रहा है तो आपने उसे बंद किया और एक कांस्टेंट की तरह से काम चालू कर, चाहे झटके आए, चाहे आपको स्मूथली रोड मिले, चाहे आपको किसी भी तरह की रोड मिले, आपकी गाड़ी तो सिर्फ 40 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली है। तो हमें क्या मिला, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की तरह। जैसे हमने कहा कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एस और एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास के। अब हम यहाँ पर F1 दें तो भी के, F2 दें तो भी के, F3 दें तो भी आपके पास के। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू x को दे, अर्थात आपकी बाइक जहाँ जहाँ से रास्ते से गुजर रही है, वो कुछ भी आपके पास अवरोध आए, पर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से ही चलेगी भैया, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक, अब ये तो थी बात कांस्टेंट फंक्शन, वो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। बात करते हैं पोलिनोमियल्स। देखिए पोलिनोमियल्स क्या होता है, इजीली तरीका है। पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है भाई, एक डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन, सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन, थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन। अरे जो आप काम कर रहे हो सर, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स, तो कुछ तो मान रहे होगे, वही तो आपके पास पोलिनोमियल कहला रहा है। बस बात रही यहाँ लिखने की, तो हम कहेंगे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन माना, और वो फंक्शन मान लिया हमने कुछ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अर्थात इस तरीके से हमने उसे मान लिया। तो कितना हो गया, सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनी ना। सेकंड डिग्री क्यों बनी, क्योंकि दो रूट आएंगे इसके, दो रूट किसके आएंगे, एक्स के आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एक्स को आप सॉल्व करोगे तभी तो बनेगा। तो हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कोई एक फंक्शन है और आप उसमें वैल्यू निकाल रहे हो कि क्या है, f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2, f2 की वैल्यू क्या आएगी 5, f3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 10। अगर आपके पास ऐसा वैल्यू मिल रही है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो हमने पोलिनोमियल भी सीखा। अब बात करते हैं रेशनल फंक्शन। अरे सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर नहीं पढ़े क्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q की फॉर्मेट में होते हैं। अब यहाँ क्या, रेशनल नंबर तो हो गया P/Q की फॉर्मेट, अब यहाँ क्या है, फंक्शन है, तो क्या करें भाई, P की जगह fx लिख दीजिए ना, और नीचे आपके पास Q की जगह भी कोई दूसरा फंक्शन बना दीजिए gx। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास fx/gx के रूप में कोई भी फंक्शन लिखे हुए हैं और उनकी वैल्यू हम fx/gx के रूप में दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एक रेशनल फंक्शन कहलाएगा। ठीक, जिसके अंदर ध्यान रहे gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा भाई, नीचे वाला जो भी पार्ट होता है उसे नॉट 0 क्यों रखा जाता है। अरे भाई अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा भाई, वो फंक्शन कहाँ से रह जाएगा। आप भी सोचिए थोड़ा सा दिमाग से कि अगर ये 0 पूरा का पूरा 0 हो जाए तो ऊपर वाला टिकेगा किस पे, फिर तो गिर जाएगा ना वो। तो इसी तरीके से fx/gx, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, fx भी एक फंक्शन होगा, gx भी एक फंक्शन होगा। अब दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, फंक्शन को फंक्शन से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, फंक्शन ही तो आता है।
सिंपल सी बात है। बाकी चीज़ें वही हैं, बाकी चीज़ें एफ से जेड आर से आ ही चल रहे, मतलब डोमेन को आप रखोगे यहाँ तो कोडोमेन मिलेगा, रेंज मिलेगी, वो सारी चीज़ें हैं। बस इस तरीके से फंक्शन को लिखना, वो आपके पास रेशनल फंक्शन कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। अब मॉडुलस फंक्शन क्या देता है? मॉडुलस फंक्शन हमें देता है कि एक फंक्शन है, उसे आपने एक ब्रैकेट के अंदर या एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब जैसे ही आप उसका बॉक्स खोलते हो तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आती है। जैसे मैं मान लेता हूं y इक्वल टू हमने क्या रखा, fx रखा, और fx इक्वल टू हमने x का मॉडुलस ले लिया, तो हम कहेंगे कि fx इक्वल टू x का मॉडुलस। अब x का मॉडुलस कहाँ खुलता है? दो जगह खुलेगा, एक माइनस एक्स के साथ और एक प्लस एक्स के साथ। और अगर हमसे कहे कि भैया आप थोड़ा सा इसकी वैल्यू बताइए, तो हम कहेंगे कि x का मॉडुलस इस तरीके से माइनस एक्स और प्लस एक्स, यहाँ हम कहेंगे फॉर एवरी x लेता है क्या, निगेटिव वैल्यू, और यहाँ हम कहेंगे कि x आपके पास क्या लेता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि आप वैल्यू रखते चले जाइए, और जैसे ही आप मॉडुलस फंक्शन को ओपन करते हैं तो दो फंक्शन बनते हैं, एक माइनस एक्स के साथ, एक प्लस एक्स के साथ, दोनों वैल्यू वहां से निकल के आती है। तो वो क्या कहलाता है आपके पास, मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। चलिए अब पहुंचते हैं हम सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन होता क्या है? देखिए सिग्नम फंक्शन आपके पास होता है कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास बनेगा, उसके अंदर तीन वैल्यू आपके पास मिलेंगी। इसके लिए क्या मिलेंगी, एफ एक्स इक्वल टू, एक आपके पास -1, एक आपके पास 0 और एक आपके पास 1। ये कब मिलेगी, जब x लेस देन 0 होगा, और ये कब मिलेगी, जब x इक्वल टू 0 होगा, और ये कब मिलेगी आपके पास, जब x ग्रेटर देन टू आपके पास 0 होगा। ठीक, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई सर x क्या है, तो सिंपल सी बात है, x कुछ नहीं है, x इस वाले डोमेन अर्थात R जो डोमेन का है उसी के अंदर रखा हुआ एक एलिमेंट है। अर्थात क्या है, यहाँ पर x जो काम कर रहा है ये डोमेन का काम कर रहा है, और f(x) की जो वैल्यू हमें मिल रही है -1, 0 और 1, वो क्या मिल रही है, डोमेन मिल रहा है। सिंपल सी तरीका। चलिए ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है सिग्नम फंक्शन। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कहाँ लिखा है, यहाँ पर है। देखिए f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर मैं एक्चुअली में नाम मतलब बताऊं आपको, तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, देखिए लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है, लीस्ट का मतलब छोटा, सबसे छोटा, अपर का मतलब बड़ा, और बाउंड का मतलब एलिमेंट, जो सबसे छोटे में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक, ये समझ जाइए, जो सबसे छोटे में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। क्या कहा मैंने, जो सबसे छोटे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि भैया 1, 2, 3 और 4, इनमें बताइए लीस्ट अपर बाउंड कौन है, तो मैंने क्या कहा, जो सबसे छोटा एलिमेंटों में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। तो 1 से छोटे और भी तो एलिमेंट होंगे, तो उन छोटों में बड़ा कौन हो गया, 1 हो गया, तो 1 आपके पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक, चलिए ये थी हमारे पास बात समझने की। अब हम थोड़ा सा अपनी तरफ से बात करते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या, जो आप लोगों की बुक्स के अंदर दिया गया है। जैसे हमारे पास ये कहा जाए कि f(x) इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, -1 होगी फॉर जब आपके पास -1 लेस देन टू इक्वल x और लेस देन आपके पास क्या होगा, ये 0 होगा। इसी तरीके से 0 कब आएगा, फॉर एवरी 0 लेस देन टू x और लेस देन टू आपके पास क्या होगा, 1 होगा। और इसके साथ हमारे पास 1 कब आएगा, 1 तब आएगा जब फॉर एवरी 1 लेस देन टू x और लेस देन टू आपके पास 2 होगा। और 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब हमारे पास 2 लेस देन टू x लेस देन टू आपके पास 3 होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, f(x) की वैल्यू होंगे। तो हम इसी को कहेंगे क्या, देखिए इसमें x किसके इक्वल है, -1 के, तो छोटा कौन हो गया, -1 हमने यहाँ रख दिया लाके, तो वो क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब छोटों में सबसे बड़ा क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रहा।
अब x बराबर जीरो, जीरो क्या हो गया, जीरो जो पीछे के छोटे एलिमेंट है उनमें बड़ा हो गया, तो जीरो को रख दिया हमने। इसी तरीके से हमने 1 रखा तो आपके पास 1 बना, 2 रखा तो आपने 2 रखा। तो हमने क्या सीखा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहता है जो आपके पास लेस देन इक्वल टू आपके x की वैल्यू, मतलब x से छोटा या उसके बराबर जो होगा एलिमेंट डोमेन के लिए, वो यहाँ पर इंटीजर ग्रेटेस्ट का काम करेगा। चलिए हमने सीखा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसे कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखे, जिसमें हमने आइडेंटिटी फंक्शन सीखा, कांस्टेंट फंक्शन सीखा, पॉलिनोमियल फंक्शन सीखा, रेशनल फंक्शन सीखा, और अपना मॉडुलस फंक्शन सीखा, सिग्नम फंक्शन आपने सीखा, और उसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बार बार कहता हूं कि x के इक्वल या लेस देन टू इक्वल जो एलिमेंट आएगा डोमेन के, वही हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की रहेगा। कहने के लिए तो अगर हम बात करें यहाँ ग्रेटेस्ट है, वहाँ पर एक और बन सकता है मिनिमम इन्फिमम इंटीजर, वो भी बन सकता है, पर हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे। जब वो आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखे, कल हम इन्हीं के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में ये चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही। तो कल हम बात करेंगे इन्हीं के ग्राफ के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लेक्चर में फंक्शन के साथ, फंक्शन की ग्राफ के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है कल के लेक्चर में, क्योंकि ग्राफ सीखेंगे और ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग से सीखेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।